क्या आप भी एक फोटोग्राफर है और कई साल से फोटोज उठा रहे हैं एंड यू स्टिल फील कि आपके फोटोज में वो प्रोफेशनल वाले टच नहीं आ रहे हैं? जैसे कि हम मोस्टली सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं या किसी बड़े फोटोग्राफर की फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें सैचुरेशन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है या कलर्स उनके बहुत रिच होते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट परफेक्ट होते हैं या फिर ग्रेडिंग अच्छे हुए रहते हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो है एक आपका स्ट्रॉन्ग विज़न का होना या फिर प्रॉपर कंपोजिशंस को फॉलो करके फ़ोटोज़ उठाना, क्योंकि उसी से ही फ़ोटोज़ अच्छे दिखने की शुरुआत हो जाती है। तो यही सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अमित द लेमन फोटोग्राफर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं द प्रॉपर वेज एंड टेक्निक्स सो दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स इन दिस लैंडस्केप फोटोग्राफी एडिशन। अगर YouTube किसी तरह से भी मेरे वीडियो को पुश कर रहा है और आपके पास पहुंचा है और आप देख भी रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं। संबलपुर से बेस करता हूं, उड़ीसा का एक छोटा सा शहर, और मोस्टली अपने वीडियोस के थ्रू से मैं फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल सेशंस बहुत ही ज़्यादा शेयर करता हूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि नए नए लोकेशंस पे ट्रैवल करता हूं, उसके बारे में और उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करता रहता हूं। तो बेहतर यही होगा, अगर आपको मेरा वीडियो किसी तरह से भी पसंद लग रहा है तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे सारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा उससे मिलता ही रहेगा। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गियर्स, क्योंकि यू डोंट नीड द एक्सपेंसिव गियर्स टू हैव विथ यू टू हैव अ ग्रेट photograph. Rather, the right and suitable gears can make a difference in your landscape photography. तो पहले बात करते हैं, चलिए कुछ इक्विपमेंट से, जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स रहता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि एक कैमरा मैं कहूँगा कि आपके पास शायद वो एक्सपेंसिव कैमरा ना हो, या फिर आपके पास कुछ पैसे ना भी हो एक एंट्री लेवल कैमरा लेने के लिए, लेकिन एक फ़ोन से आप एक अच्छा फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो 20-25 हज़ार रुपये दे के अगर फ़ोन ख़रीदते हैं और आप फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या स्मार्टफोन से फ़ोटोज़ उठा रहे हैं और आपको मैनुअल कंट्रोल्स के ऊपर हाथ बैठाना है, तो आपको एक एंट्री लेवल का DSLR या मिररलेस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका फ़ोटो सुंदर नहीं आ रहा है, शायद वो एक स्टेप बढ़ा देगा अच्छे फ़ोटोज़ आने के लिए। तो कोई भी कैमरा आपके पास हो, यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा निकॉन Z8 यूज़ करता हूँ तो आपको भी वही कैमरा लेना है। आप कोई भी किसी भी कंपनी का एंट्री लेवल का कैमरा ले सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है अबाउट द लेंसेज। अब स्मार्टफोन्स में तो अच्छी बात रहता है कि एक वाइड लेंस मिल जाता है, एक नॉर्मल लेंस मिल जाता है, एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कुछ क्रिएटिव फ़ोटो उठाना पड़ता है तो उसके लिए हमें वो एक्सपोजर को कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर जो सेटिंग्स रहता है अपर्चर या फिर शटर स्पीड या ISO अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वही एक कैमरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अगर लेंस की बात करूं तो आपको एक वाइडर लेंस या फिर ऑल इन वन लेंस भी होगा, तो शायद आपको ट्रैवल से लेके लैंडस्केप तक सब कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं रिकमेंड करूं, अगर आप क्रॉप सेंसर यूज़ करते हैं तो 18-105 या 18-140 लेंस, अगर आप फुल फ्रेम यूज़ करते हैं तो 24-200 का अगर एक लेंस भी रखते हैं तो शायद आपका लैंडस्केप अच्छा होना शुरू तो हो ही जाएगा। अब ऑल इन वन लेंस हुआ तो आपके पास अच्छा है, वो तो परमानेंटली आप रखेंगे ही। अगर लैंडस्केप करते हैं तो कभी कभी हमें अल्ट्रा वाइड लेंसेज भी चाहिए होता है, तो क्रॉप सेंसर यूज़ करते हैं तो आपको 12-24 ईजिली मिल जाता है 30,000 के अंदर। और चाहे तो आप थर्ड पार्टी के लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विल्ट्रॉक्स का 13-1.4 भी आता है, बहुत ही अच्छा लेंस है, वो भी 30,000 के अंदर मिल जाता है। अगर फुल फ्रेम यूज़ करते हैं तो आपको 16-35 या 15-30 या 12-24 फुल फ्रेम में या 14-30 आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन
मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप नेटिव लेंसेज पे ना जाके थर्ड पार्टी जैसे टैमरॉन या सिग्मा या विल्ट्रॉक्स के लेंसेज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कंपेरेटिवली चीपर रहता है, अबाउट 50% चीप भी रहता है और आपको रिजल्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है, क्योंकि लैंडस्केप कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, आपको टेरेन्स के बारे में पता नहीं है, कौन सी लोकेशन पे जाएंगे उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा नॉलेज में नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कि पानी के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं या फिर क्लाउड्स बहुत मूवमेंट होता रहता है या फिर रात के टाइम पे हम लोग भी शॉट्स लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड भी कैरी करना ज़रूरी है। अब मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आपको एक ऐसा ट्राइपॉड लेना चाहिए जिसमें वो ईजीली स्टडी हो और कैसे भी सिचुएशन, चाहे वो हवा हो या पानी का बहाव ज़्यादा हो, कहीं पर भी रख रहे हैं तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। तो वैनगार्ड का अल्ट्रा प्रो 263 AB से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी 10 साल पहले उसी ट्राइपॉड से स्टार्ट किया था और वो ट्राइपॉड अभी भी मौजूद है और मिलता रहता है, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ट्राइपॉड, तो आप एक बार ख़रीदते हैं तो मैं कह सकता हूँ 7 से 8 साल तक आप एक ट्राइपॉड ईजिली चला सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इक्विपमेंट और गियर के बारे में जो लैंडस्केपर के पास होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ अबाउट फ़िल्टर्स। तो मेरे पास ये कई सारे फ़िल्टर्स रहते हैं, वैसे और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं यही फ़िल्टर से यूज़ करता हूँ। तो आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये इसे कहते हैं CPL। तो बेसिकली आप अगर सनग्लासेस पहनते होंगे तो पोलराइज्ड ग्लासेस पहने होंगे, तो वो बेसिकली करता क्या है, जो रिफ्लेक्शंस अनवांटेड रहते हैं या फिर ग्लेयर रहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेसेस में, उसमें काट देता है। और आई थिंक इसका रिप्लेसमेंट आज तक कुछ भी नहीं बना है। ये CPL तो आपको जैसे भी हो करके रखना पड़ेगा। अगर वाटरफॉल्स लेते हैं या कोई पानी वाला सरफेस पे आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ये फ़िल्टर तो यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं एक फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मोस्टली वाटरफॉल्स के टाइम पे, एंड दैट इज़ मीको का ND64 प्लस CPL। बेसिकली ये CPL के साथ इंक्लूड होकर 6 टॉप्स का ND फ़िल्टर है। उससे मुझे ठीक ठाक 10 सेकेंड तक ईजीली एक एक्सपोज़र भी मिल जाता है और उसी के साथ ही CPL का इफेक्ट भी मिल जाता है, जिससे जो रॉक्स रहते हैं जहाँ पर पानी के छींटे पड़े रहते हैं वो शार्प भी रहता है और पानी भी बहुत ही स्मूथ आउट होके ईजीली मेरे को फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। और मोस्टली जो लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ रहते हैं, जैसे मैं सुपर लॉन्ग एक्सपोजर 5 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स के फ़ोटोज़ लेता हूँ, तब मैं यूज़ करता हूँ ये सॉलिड वाले राउंड ND फ़िल्टर्स 10 स्टॉप की। तो मैं 15 स्टॉप का भी रखा हुआ था जो कि अनफॉर्चुनेटली कई साल पहले टूट गया, लेकिन अभी मैं ये 10 स्टॉप से खुश हूँ। इसको भी आई थिंक 8 साल हो गए हैं ये फ़िल्टर को, और मैंने चेंज करना वाइज नहीं समझा क्योंकि इसके रिज़ल्ट अभी भी बहुत अच्छे देते हैं। तो कभी कभी मुझे अगर ज़्यादा भी टाइम चाहिए होता है, जैसे कि 5 से 10 मिनट का शॉट भी मुझे लंबा लेना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को ईज़िली स्टैक कर देता हूँ। तो स्टैक करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट जो डिज़ायर्ड रहते हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा इसीलिए ये राउंड फ़िल्टर्स को इसलिए यूज़ करता हूँ, इसको स्टैक करना इजी रहता है और स्क्वायर फ़िल्टर्स की तरह कैरी करना हमेशा नहीं पड़ता है। हालांकि स्क्वायर फ़िल्टर्स के भी कई बहुत सारे फ़ायदा हैं, क्योंकि उसमें आप ग्रेडियंट फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, 10 स्टॉप के फ़िल्टर भी, और पोलराइज़र 3 स्टॉप फ़िल्टर्स, तीन फ़िल्टर्स आप इजीली यूज़ करके अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। अब आप एक बात हमेशा याद रखिए कि हर वक्त आपको एक कैमरा और लेंस अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता है। सबसे अच्छा कैमरा वही है जो आपके पास है। जैसे कि मैं कहता हूँ स्मार्टफ़ोन है, अगर स्मार्टफ़ोन है आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं कैमरा, तो उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 2 इक्विपमेंट, एक ट्राइपॉड और ND फ़िल्टर, अभी आजकल स्मार्टफोन्स में भी ND फ़िल्टर आने लग गए हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो बना रखा था मैंने लॉन्ग एक्सपोजर के ऊपर, स्मार्टफोन से जाके आप देखिए, उससे आपको वो फ़िल्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो आप स्मार्टफोन और ND फ़िल्टर यूजिंग द ट्राइपॉड भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आते हैं आप नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि अपार्ट फ्रॉम द गियर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड फ़ोटो से एक स्टेप और आगे बढ़ा देगा। आई थिंक ये एक मेजर पॉइंट रहने वाला जो कि आपके फ़ोटोज़ को वो प्रोफेशनल टच देने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कंपोजिशन। अब ऐसा रूल नहीं है कि आपको हमेशा कंपोजिशन फॉलो करना है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन फॉलो करते हैं तो पहला एक कि आप सेफ रह जाते हैं, कोई आपके फ़ोटो को बेकार कह नहीं सकता। दूसरा, कई कंपटीशन में अगर आप फ़ोटोज़ डालते हैं तो उसके रिकॉग्निशन का चांसेस भी बढ़ जाता है। और तीसरा, ये कंपोजिशन जितने भी सारे हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि एक नॉर्मल आदमी भी देखता है तो उसको पसंद लगता ही है। तो चलिए बात करते हैं पहले कंपोजिशन, दैट इज़ रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी।
बेसिकली रूल ऑफ थर्ड में हम करते क्या हैं कि 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं और 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंटायर फ्रेम। और जहाँ पर भी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलते हैं उसको इंटरसेक्शन पॉइंट 4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारे सब्जेक्ट को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जैसे कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहे। जैसे कि मैं कई सारे फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा, अभी आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर मैं ऐसे फ़ोटोज़ रखता हूँ, तो अगर सब्जेक्ट को रखता हूँ तो मेरे फ़ोटोज़ कितने अच्छे आते हैं। तो ये एक बेसिक रूल है, ये लैंडस्केप्स पे हो, पोर्ट्रेट्स पे हो, आप कोई जॉनरा फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ कर देते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट तो मिलने वाला है, साथ ही साथ आप सेफ भी रहने वाले हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ दैट इज़ लीडिंग लाइंस। वैसे लीडिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिल सकता है, लेकिन आपका जो विजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप कहीं पर भी लैंडस्केप करो, आपको कुछ ना कुछ तो लीड करते हुए चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँगा लीडिंग लाइंस के कुछ एग्जांपल, जहाँ पर कुछ आपको इमेजिनरी लाइंस आपको देखने पड़ेंगे एंटायर फ्रेम में जो को कहीं ना कहीं लीड कर रहे होंगे। ये अक्सर लैंडस्केप्स में मिल जाता है, रोड्स पे मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको जहाँ पर बिल्डिंग्स, रियल इस्टेट्स भी होते हैं वहाँ पर भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट एक आता है जहाँ पर कर्व्स का या फिर एस कर्व्स या कोई भी कर्व्स जैसे चीज़ अगर मिल जाते हैं, वो भी लीडिंग लाइंस की तरह अगर कनेक्ट कर पाते हैं कहीं पर, तो आपका फ़ोटोज़ भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ में अपने एस कर्व्स भी दिखाता हूँ, वो लीड करते रहते हैं, लेकिन डिफरेंस लीडिंग लाइंस और कर्व्स में इतना ही रहता है कि वो कर्व की तरह होकर लीड करते हैं रैदर देन स्ट्रेट लाइंस पे लीड करते हैं। तो मैं स्ट्रीट्स पे भी वैसे यूज़ करता हूँ, लैंडस्केप्स पे भी यूज़ करता हूँ, और मोस्टली यही तीनों मैं कंपोजिशन रूल्स को यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ उठाता हूँ और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता या फिर फ़ोटोज़ में दिक्कत नहीं आती ख़राब दिखने के मामले में। अब एक और पॉइंट आता है, अगर लैंडस्केप्स कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपोजिशन के बारे में, एडिशन ऑफ सम फोरग्राउंड एलिमेंट्स। हमारे साथ यही ऐसा अक्सर रहता है कि हम कई बार फ़ोटोज़ लेते हैं प्लेन पे ले लेते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि जो भी व्यूअर रहता है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सामने में कुछ फोरग्राउंड एलिमेंट्स है, जैसे रॉक्स है या पैटर्न्स है या कुछ भी हो, जैसे कि आप जा रहे होगे फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, तो इजीली कनेक्ट कर सकता है और आँखों को वो प्लीजिंग लगता है हमेशा। ये फोरग्राउंड एलिमेंट्स डाल के आप रूल ऑफ थर्ड्स या लीडिंग लाइंस यूज़ करके भी फ़ोटोज़ उठा सकते हैं। उससे आपका जो फोटोग्राफ है मल्टीपल कंपोजिशंस के अंदर आ सकता है और फोटोज़ ज़्यादा अच्छा लगने के चांसेस रह जाते हैं। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है कंपोजिशन मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे, और ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ लैंडस्केप्स पे बैलेंसिंग फ्रेम करते वक्त। क्योंकि अगर आप कुछ भी उठाते हैं, अगर दोनों साइड से जहाँ से भी देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ रहते हैं, या फिर बैलेंस्ड फ्रेम रहते हैं। जैसे कि मैं रिफ्लेक्शंस के फ़ोटोज़ लेता हूँ, तो आप अगर फ़ोटो को उल्टा भी दें तो आपको वैसा ही फ्रेम नज़र लगने वाला है। तब ये एक लैंडस्केप्स पे अच्छा दिखने वाला जगह है। जैसे कि मैं होतापाल जाता हूँ, जब भी जाता हूँ एक रिफ्लेक्शन का शॉट लेके आता हूँ जो कि ऊपर और नीचे से समान दिखते हैं। तो ये बेसिकली कंपोजिशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज़्यादा स्टेप्स आपको ऊपर कर देगा अपनी फोटोग्राफी के दिखने के मामले में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दैट इज़ अबाउट लाइटिंग एंड टाइमिंग। अब कंपोजिशंस आपको पता चल गया, आपके पास सारे गियर्स मौजूद हैं, लेकिन फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर एंड लाइटिंग ओनली। अगर लाइट सही नहीं है, ठीक सही लाइट पे टाइम पे आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो शायद आपको वो अच्छा फ़ोटोज़ नहीं मिलने वाला है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप 3 ऐसे टाइम पे पहुंचिए जहां पर आपको श्योर शॉट फ़ोटो मिलने वाला है। फर्स्ट इज़ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर ये वो टाइम है जब सनराइज़ हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम तक जो लाइट रहता है जहाँ पर थोड़ा ड्रीमी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा वार्मर लाइट मिलता है, या फिर सनसेट होने से पहले जो लाइट रहता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। और वहाँ पर थोड़ा ग्लो रहता है, सॉफ्ट रहता है, एक वार्मर लुक दिखता है। और ये अगर डायरेक्शन यूज़ करके आप यूज़ करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो आपको फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दूसरा जो है सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे, जब सनराइज़ होता है या सनसेट होने वाला रहता है उस समय कलर्स बहुत डिफरेंट आते हैं। ट्वाइलाइट आवर चलता है,
ह्यूज़ उसके जो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ऑरेंजेस, मैजेंटास, ब्लूज़, और आप नाम लीजिए बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आपको कंपोजिशन अच्छा सेट करना पड़ता है और शॉट लेना पड़ता है। बस एक दिक्कत रहता है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। सनसेट आवर जो सनराइज़ आवर रहता है ये बहुत कम टाइम तक के लिए रहता है। तो तभी आपको अगर सही टाइम पे ट्राइपॉड बैठा के अगर शॉट ले लेते हैं तो आपको एक अच्छा शॉट मिलने वाला है। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग उठाना पसंद करते हैं, दैट इज़ ब्लू आवर। ब्लू आवर पे होता क्या है, सनसेट हो जाता है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ रहता है और थोड़ा थोड़ा हल्का लाइट रहता है जिससे कि स्काई ब्लू दिखते हैं। और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके अगर आप रियल इस्टेट कर रहे हैं या कोई लाइट ट्रेल कर रहे हैं तो आपका शॉट बहुत ही गज़ब का निकलने वाला है। जैसे मैं आपको एक शॉट दिखा रहा हूँ अभी, ये जलमहल का फ़ोटो है राजस्थान जयपुर का। यहाँ पर भी मैंने ब्लू आवर पे फ़ोटो लिया हुआ था और साथ ही जब सब्जेक्ट येलो कलर के लाइट वहाँ पर लगे तो देखिए कैसे गोल्डन प्लस ये ब्लू कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ईच अदर पे। तो ये थे मेरे जो सबसे बढ़िया टाइमिंग रहते हैं या फिर लाइटिंग जो रहते हैं। इस समय पे अगर आप फोटोज़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वैसा ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा इसको लीजिए, आप अलग अलग टाइमिंग पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोपहर के टाइम पे करेंगे तो हाई कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, सिल्हूट उस टाइम पे अच्छा आएगा, या फिर बारिश मानसून के टाइम पे डार्क क्लाउड्स ओवरकास्ट भी कई बार अच्छे शॉट्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कैमरा सेटिंग्स। वैसे कैमरा सेटिंग्स का जो फंडामेंटल्स है वो एक्सपोजर ट्रायंगल के थ्रू से आता है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, कैलकुलेशंस कैसे करना है, स्टॉप्स कैसे चेंज होता है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के थ्रू से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसे एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं। और ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक से दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर एपर्चर आपको f8 रखना है और आईएसओ आप 100 से नीचे ले नहीं सकते क्योंकि लैंडस्केप्स कर रहे हैं और हमें हाईएस्ट डायनामिक रेंज चाहिए होता है, तो आप शटर स्पीड को कम करके या बढ़ा के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपका लॉन्गर फोकल लेंथ है, हैंडल शॉट ले रहे हैं 200 mm में, तो आपको 1/200 तो जैसे भी रखना पड़ेगा। उससे नीचे अगर लेते हैं तो हैंडल तो शेक होने का चांसेस है, लेकिन उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो शायद हम वो 1 सेकेंड तक भी शॉट ले सकते हैं। तो लैंडस्केप फोटोग्राफी में जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है मेनली अपर्चर, शटर स्पीड, क्योंकि अपर्चर जो है हम f8 से ऊपर जनरली यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे f8, f11, f16 तक भी यूज़ करते हैं। अगर एस्ट्रो करते हैं तब f2.8 हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट लैंडस्केप्स f8 से f11 के अंदर होता है। उसके लिए कभी कभी शटर स्पीड का कम हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि आप वाटरफॉल्स ले रहे हैं तो शायद 1/4 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड्स तक आप शॉट ले सकते हैं। अगर सुपर लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं तब आपको शायद 60 सेकेंड या 120 या 240 या 5 मिनट तक भी शॉट लेना पड़ेगा, जिसके लिए एनडी फिल्टर चाहिए होगा और एक ट्राइपॉड भी चाहिए होगा, क्योंकि उतने टाइम तक आप हैंडल्ड शॉट ले नहीं सकते। और रहा अब आईएसओ के बारे में, आईएसओ एक ऐसा चीज़ है, शायद हम लोग को रात के समय में आईएसओ बूस्ट करके मल्टीपल फोटोज़ लेके उसको स्टैक करना पड़ता है, लेकिन दिन के टाइम पे हम कोशिश करेंगे जो बेस आईएसओ होता है, जैसे कि 100 या निकॉन Z8 के अंदर 64 होता है, वही यूज़ करके ही हम शॉट लेंगे तो हमको मैक्सिमम डायनेमिक रेंज और नॉइस फ्री इमेज मिलने वाला है। तो ये था सेटिंग्स के ऊपर, और बाकी आप वो अगर वीडियो देख लेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल का तो आपको सेटिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आपको हमेशा रॉ पे ही शूट करना है। अब चाहे तो आप JPEG पे भी रख सकते हैं, या आजकल के कैमरास में HIF फॉर्मेट भी आ गए हैं जो कि एक 10 बिट का प्रोसेस फाइल रहता है और JPEG 8 बिट का फाइल रहता है, लेकिन उसमें आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा अपने हिसाब से एडिट करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जब हार्श लाइट के टाइम पे या अगर सन के अगेंस्ट पे हम लोग शूट कर रहे हैं तो हमको अंडर एक्सपोज फोटो भी लेना पड़ता है, जो कि अगर आप JPEG में लेते हैं तो आप शेडोज़ बूस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइलाइट्स को हम लोग एक्सपोज करके फ़ोटो लेते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन पे हमको शेडोज़ बूस्ट करना पड़ता ही है। तो उस समय में अगर आप रॉ ले लेते हैं या फिर रॉ ले के 3 अलग अलग एक्सपोजर के फ़ोटोज़ लेते हैं तो आपको हेल्पफुल होने वाला है। और आप लाइटरूम या फोटोशॉप जैसे जितने भी थर्ड पार्टी नहीं, जो डेडिकेटेड ऐप्स रहते हैं एडिटिंग के लिए, उससे आप अपने रिजल्ट को बहुत ही अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफी प्रोसेस, आइदर इट कैन मेक इट और ब्रेक इट।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बात करेंगे अभी पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। अब मैं कई सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को देखा हूँ जो नए शुरुआत करते रहते हैं, उनके फ़ोटोज़ अच्छा उठा तो लेते हैं, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के पार्ट में इधर बहुत ज़्यादा ओवर एडिट कर देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं कंप्लीट तरीके से। तो ये होता इसलिए है क्योंकि फ़ोटोज़ तो लेने पे उनका टाइम बहुत जा चुका है, वो सीख चुके हैं अच्छी तरह से फ़ोटोज़ लेना, एडिटिंग पे हाथ बैठा रहे हैं। मैं इसको एडिटिंग नहीं कहूँगा, पोस्ट प्रोडक्शन कहूँगा या रिटचिंग कहूँगा, क्योंकि हम ज़्यादा एडिटिंग करेंगे तो वो फिर मैनिपुलेशन के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको यही कहूँगा कि रीटच करेंगे इसको। तो ऐसा होता है कि 2 3 4 10 वीडियोस देख के वो रिटच करना शुरू कर देते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पर रुकना है। कभी कभी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कलर इम्बैलेंस होते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रास्ट इतना हो जाता है कि ब्लैक्स क्रश कर गया रहता है या फिर हाइलाइट्स ओवर ब्लोन कर गए रहते हैं। तो ये सब का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले पोस्ट प्रोडक्शन अगर करते हैं तो आइदर आप कैमरा रॉ, जो फोटोशॉप का नेटिव रॉ फॉर्मेट है, या फिर जिसमें प्रोसेस करते हैं, या फिर एडोबी का लाइटरूम आप यूज़ करेंगे। तो दोनों के ही सेटिंग्स जो रहते हैं वो बिल्कुल समान रहते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपोजर से। एक्सपोजर का जो टैब रहता है वो बेसिकली अगर आइदर आपका अंडर है या ओवर है तो वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रॉ में फ़ोटोज़ आपको हमेशा लेना है, क्योंकि अगर वाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाता है जेपेग में तो आप उसको जेपेग फाइल में फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए रॉ पे लिए रहेंगे। अगर गलती से आपका वाइट बैलेंस सही नहीं रहता है तो आप उसको ईजिली फिक्स कर सकते हैं। वैसे कैमरा के अंदर बहुत सारे प्रीसेट रहते हैं, जैसे कि डे लाइट, क्लाउडी, शेड, इनकैंडिसेंट, फ्लोरेसेंट या फिर शेड पे रहते हैं। आप उसको यूज़ करके परफेक्ट वाइट बैलेंस ला सकते हैं। जो थोड़ा कम बेसी करना रहता है आप आके उसको लाइटरूम में या फिर कैमरा रॉ पे ईजिली फिक्स कर सकते हैं। स्लाइडर उसमें 2 रहता है, टेम्परेचर और टिंट का। टेम्परेचर मतलब आइदर वार्म कर सकते हैं या फिर कोल्ड कर सकते हैं, और टिंट मतलब आइदर आप उसको मैजेंटा की ओर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ग्रीन की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ओवरऑल ह्यूज़ रहता है उसको बैलेंस करने में काम देता है। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में, क्योंकि एक सैचुरेशन और वाइब्रेंस ही एक ऐसा चीज़ है जो कि ओवरऑल जो कलर है उसको बूस्ट कर सकता है सैचुरेशन के टर्म्स पे या फिर वाइब्रेंस के टर्म्स पे। बेसिकली सैचुरेशन रहता है किसी भी पर्टिकुलर कलर का इंटेंसिटी कितना बढ़ता है, मतलब वो कितना कलरफुल होता है। ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर ज़्यादा कलर नहीं भी रहेगा तो फिर अननेचुरल लगता है। तो बैलेंस हमको रखना पड़ता है। अब चाहे हम ओवरकास्ट के टाइम पे करेंगे तब हम शायद उसको डीसैचुरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी सनसेट के टाइम पे कर रहे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, तो शायद हमको सैचुरेशन और वाइब्रेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मैं जो मास्टर स्लाइडर रहता है वाइब्रेंस और सैचुरेशन से ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, मैं रादर प्रेफर करता हूँ इंडिविजुअल कलर्स को पिक करके सैचुरेशन और उसका लुमिनेंस को बढ़ाने कमाने के लिए, जो कि कलर मिक्स में रहता है। जैसे कि मैं ब्लूज़ को हमेशा थोड़ा कम करना पसंद करता हूँ, ऑरेंजेस को थोड़ा बढ़ाना पसंद करता हूँ, और मैजेंटा और जो ग्रीन है उसको बैलेंस पे रखना पसंद करता हूँ। तो ये हो गया कलर्स को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है हम हमारे टेस्ट के हिसाब से कलर ग्रेड करते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा कलर ग्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे ही शॉट करता हूँ जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ होता ही रहता है। जैसे कि पानी ब्लू रहता है और गोल्डन आवर के टाइम पे स्काई थोड़ा येलो रहता है, तो दोनों ईच अदर स्प्लिट टोनिंग के हिसाब से कम्प्लीमेंट कर ही जाते हैं। तो सैचुरेशन को थोड़ा ऊपर नीचे करके मैं ग्रेड कर देता हूँ। कई बार जैसे अब ग्रीन फॉरेस्ट पे हैं तो वहाँ पर मुझे सब कुछ ग्रीन करना रहता है, तब मैं मिड टोन से शेडोज़ को ग्रीन की तरफ बढ़ा देता हूँ, कलर ग्रेड करता हूँ। तो अगर आप बताइए इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आप मेरे वर्कफ्लो को जान सकें और आपके लैंडस्केप फ़ोटोज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक्सपोजर कंट्रोल हो गया, वाइट बैलेंस कंट्रोल हो गया, सैचुरेशन कंट्रोल हो गया, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल हो गया, सब कुछ फाइनल इमेज मिल गया है। अब कई बार ऐसा रहता है कि फ़ोटोज़ में पोस्ट प्रोडक्शन के वजह से नॉइज़ बढ़ जाता है, तो वहाँ से हम नॉइज़ रिडक्शन भी इजीली एआई के बेस से अब कर सकते हैं कैमरा रॉ में और लाइटरूम पे। अगर नॉइज़ रिडक्शन के टाइम पे थोड़ा शार्पनेस कम भी जाता है तो वहाँ से हम अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे शार्पनेस बढ़ा भी सकते हैं, और उसके बाद आपको मिल जाता है एक फाइनल आउटपुट। एक आपको बात बता दूँ, एडिटिंग या रीटचिंग को जानने से पहले आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ को देखना ज़रूरी है। हर तरह के आर्टिस्ट के फ़ोटोज़ को देखिए, उनके टेस्ट को देखिए, उनके पोस्ट प्रोडक्शन जो कलर का
स्टाइल है उसको स्टडी कीजिए, उसी के बाद ही आप बनाइए अपनी फ़ोटोज़ को जिस तरह से आपको चाहिए बनाना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके फ़ोटोज़ को कैसे प्रोफेशनल टच देने के लिए। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके फ़ोटोज़ में वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड ए लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप आज ये वीडियो देखते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आज ही जाके, तो शायद आपको कल परसों या 3 महीने बाद फ़ोटोज़ नहीं मिल सके। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो शायद 6 महीने बाद या साल भर बाद अगर आप कंपेयर करेंगे अपने प्रीवियस फ़ोटोज़ के साथ तो आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। एजुकेशन के पर्पज़ पे ये मैंने बनाया हुआ था और आप कमेंट पे बताइए कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन का वीडियो भी देखना है। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी आपको पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं शेयर करूंगा अपना वर्कफ्लो कैसे करके ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे करके प्रोसेस करते हैं और फाइनल आउटपुट निकालते हैं, और जो मेरा सेटिंग्स रहता है एक्सपोर्ट के टाइम पे वो क्या रहता है। तो बस आज के वीडियो में यही था। जो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल पे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के सारे वीडियोस आपको उसी से ही मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक।